कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल शॉशैंक रिडेम्पशन से। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं और आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका है, क्योंकि भागने की कोशिश करने वाले को सीधे गोली मार दी जाती है। इसलिए अब भी कई खूंखार कैदी अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार रहे होते हैं। तभी दृश्य एक अदालत में बदलता है, जहाँ एनडी नाम का एक बड्ढा बैंकर खट्टीधा होता है, लेकिन जज एनडी को उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना देता है। कहता है, मैं बेगुनाह हूँ और मैंने यह मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। इसीलिए जज उसे उम्र कैद काटने के लिए सबसे खतरनाक जेल शॉशैंक रिडेम्पशन जेल भेज देता है। जब एनडी और कुछ नए कैदी जेल के अंदर लाए जाते हैं, तब जेल के पुराने कैदी शर्त लगते हैं कि आज रात नए कैदियों में से सबसे पहले कौन रोएगा। शर्त सिगरेट की एक डिब्बी पर लगती है और कैदी बाहर लाइन में खड़ी DDHA नए कैदियों में से 11 कैदी को चुनते हैं। तभी रेड नाम का कैदी NDR दांव लगता है। रेड को लगता है कि एनडी अमीर घर का है, उसने कभी तकलीफ नहीं झेली, इसलिए वह आज रात सबसे पहले रोएगा। फिर सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है और उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही पुराने कैदी नए कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई डर कर रोने लग जाए। एक नया कैदी डर जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, माई बाप मुझे घर जाना है। गार्ड वहां आते हैं और उसे रोने से मना करने लगते हैं, पर वो कैदी रोना बंद नहीं करता। गार्ड उसे कोठरी से बाहर निकालते हैं और तेल वाले डंडे से इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनडी को डराने के बावजूद एक भी आवाज नहीं करता, यानी रोता नहीं। रेड समझ जाता है कि एनडी बहुत मजबूत है और वह अपनी शर्त हार जाता है। शर्त हारने की वजह से अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट की डिब्बी दे देता है। वही एनडी अकेला चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स ऐसी होती है। ब्रुक्स को इस जेल में लगभग 50 साल पूरे हो गए होते हैं। एनडी चालाकी से ब्रुक्स से जेल के नियमों और कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स उसे जेल का हर राज्य बता देता है और रेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर तुम्हें बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड से मिलना। खाना खाने के बाद एनडी सीधा रेड के पास जाता है और पूछता है, मैंने सुना है तुम बाहर से कोई भी चीज अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है, हाँ मैं मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज जो भागने या किसी को मारने के काम ना आ सकती हो। एनडी कहता है, मुझे एक हथौड़ा चाहिए। रेड घबराकर पूछने लगता है, तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? क्या तुम इससे किसी को मारना चाहते हो? डी कहता है, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तभी बातों बातों में रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करता है और कहता है, हाँ तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। रेड उसे उन लोगों से बचकर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि मैंने सुना वो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। अगले दिन रेड एंड डी के लिए हथौड़ा मंगवा देता है। हथौड़ा बहुत छोटा होता है, जिसे देखकर रेड हंसता है और सोचने लगता है कि इस हथौड़े से तो जेल की दीवार में सुरंग बनाने में 700 साल लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद ब्रुक्स के जरिए रेड अब हथौड़ा एनडी के सेल तक पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद एनडी लैंड्री में काम कर रहा होता है। उसी दौरान वे 3 कैदी उसे पकड़ DDH लेते हैं। एनडी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एनडी अकेला उन तीनों को रोक नहीं। वे तीनों मिलकर एनडी को बहुत पीटते हैं और उसके साथ गलत हरकत करते हैं। यह सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहता है। वे लोग हमेशा एनडी को पकड़ DDH हैं, उससे पीटते हैं और उसके साथ अक्सर गलत हरकत करते रहते हैं। 2 साल बाद जेल में घोषणा होती है, छत की मरम्मत के लिए अधिकारियों को कैदियों की जरूरत होती है। छत के काम के लिए कैदियों की टीम तैयार की जाती है। टीम में रेड और एनडी को भी शामिल होने का मौका मिलता है। सब छत पर काम करने लगते हैं और उनके ऊपर कैप्टन बायरन हेडली निगरानी रख रहा होता है। हेडली बहुत सख्त इंसान होता है, जो छोटी सी गलती पर कैदियों को बुरी तरह पीटने लगता है। एक दिन काम के दौरान हेडली अपने साथियों को बता रहा होता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हो गई है और उसे विरासत में लगभग $50,000 मिले हैं, जो पैसा अब कानूनी रूप से मुझे मिलने वाला है, पर सरकार टैक्स के रूप में मोटा पैसा काट लेगी। उधर काम करता हुआ एनडी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। एनडी 1 बैंकर है और उसे पता होता है कि इन पैसों को बिना टैक्स दिए कैसे बचाया जा सकता है। एनडी सीधा हेडली की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक बोलता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? पत्नी का नाम सुने ही हेडली को गुस्सा आ जाता है कि कैसे कैदी सबके सामने सरेआम मेरी पत्नी के बारे में बात कर सकता है, और हेडली एंड डी को पकड़ DDH कर छत के किनारे तक ले जाता है और नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करने लग जाता है। पर नीचे गिरने से पहले एनडी कहता है, तुम अपने पैसे अपनी पत्नी के खाते में डाल सकते हो, क्योंकि सरकार पत्नी को दिए गए पैसों पर टैक्स नहीं ले सकती। एनडी कहता है, बाहर का वकील तुमसे बहुत पैसे लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम बिल्कुल मुफ्त में कर सकता हूँ। हेडली पूछता है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? एनडी मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों को ठंडी बियर पिला देना। अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर का नजारा ले रहे होते हैं, क्योंकि एनडी ने हेडली का फॉर्म भरने का काम फ्री में कर दिया होता है। इसलिए एनडी 1 कोने में बैठा है और अपने दोस्तों को बियर पीते हुए देखकर अकेला ही खुश होने लगा है। जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था, इसलिए सभी कैदी एनडी से बहुत खुश हो जाते हैं। बस फिर क्या था, रेड और एनडी की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल के सभी कैदी रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। एनडी रेड के पास आता है और कहता है, मुझे रीटा यानी फिल्म वाली हीरोइन का 1 बड़ा पोस्टर चाहिए। एंड रेड ऐसे पोस्टर इसलिए मांगता है क्योंकि पूरे जेल में सिर्फ रेड ही बाहर से सामान मंगवाने की पावर रखता है। इसके बाद एनडी वहां से चला जाता है, पर वे तीनों कैदी फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे एनडी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन एनडी मना कर देता है। वे लोग एनडी को पकड़ DDH लेते हैं और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश
कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बार एंडी उनका डटकर मुकाबला करता है। पर वे 3 लोग होते हैं, इसलिए वे एंडी का इतना कुटाई करते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है। सजा के तौर पर मुख्य हमलावर को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब मुख्य हमलावर वापस अपनी कोठरी में आता है तो वहाँ हेडली खाडी डीठा होता है। हेडली ने एंडी को जेल के कागजात और बाकी अधिकारियों के टैक्स के फॉर्म भरने के काम पर रख लिया था, इसीलिए हेडली उस कैदी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। जब 1 महीने बाद एंडी अस्पताल से वापस अपनी कोठरी में लौटा है, उसे अपने बिस्तर पर रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो रेड की तरफ से एक स्वागत उपहार होता है। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन अचानक जेल का वार्डन सुरक्षा गार्ड के साथ एंडी की कोठरी में आ पहुंचता है। गार्ड एंडी की कोठरी की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगते हैं। जब रूम की पूरी चेकिंग करने के बाद वार्डन को वहां से कोई भी गलत चीज नहीं मिलती, तभी वार्डन की नजर सामने दीवार पर लगे रीटा के पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन पोस्टर देकर कहता है, वैसे तो मैं जेल के किसी भी रूम में पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं देता, पर तुम इसे अपने कमरे में लगा सकते हो। असलियत में वार्डन सिर्फ बहाना बनाकर एंडी की कोठरी में आया था। वार्डन को हेडली ने बता दिया होता है कि किस तरह एंडी ने उसके हजारों डॉलर का टैक्स बचाया है। वार्डन तो बस अपना टैक्स बचाने के लिए एडी से मिलना चाहता था। वार्डन एंडी के हाथ में मौजूद बाइबल को ले लेता है, लेकिन दरवाजे के बाहर निकालने के बाद वार्डन उसे एंडी को लौटा देता है। लेकिन बाइबल लौटाते हुए वार्डन एनडीसी कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को सीधे अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन एनडीसी कहता है, तुम्हारे जैसे समझदार इंसान को जेल की सलाखों के पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वार्डन तुरंत एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में ब्रुक्स नाम का बूढ़ा कैदी मौजूद होता है, कई सालों से लाइब्रेरी का सारा काम संभाल रहा होता है। तभी मुख्य अधिकारी हेडली, जिसके पैसे न डी ने छत पर बचाए थे, वो एक दूसरे अधिकारी को एन डी के पास लेकर आता है। उस दूसरे अधिकारी को भी अपने टैक्स का मसला होता है। एन डी बिना समय बर्बाद किए कुछ ही मिनटों में उसके फॉर्म भर देता है। इस घटना के बाद पूरे जेल में एन डी फेमस हो गया और उसके चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीते हैं, एन डी के पास अधिकारियों का काम बहुत बढ़ाता चला जाता है। काम ज्यादा होने के कारण एनडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। एनडी अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर ब्रुक्स अचानक एक कैदी के गले पर अपना चाकू रख देता है। ब्रुक्स उस कैदी को बिना वजह जान से मारने की धमकी देने लगता है, क्योंकि सरकार ने ब्रुक्स की सजा पूरी तरह से माफ कर दी होती है। पर ब्रुक्स इस जेल को छोड़ कर बाहर नहीं जाना चाहता। ब्रुक्स को इस जेल में आज पूरे 50 साल हो चुके होते हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बीत गई है। ब्रुक्स बिल्कुल भूल चुका होता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ब्रुक्स के लिए यह जेल ही उसकी असली दुनिया बन चुकी। ब्रुक्स को लगता है कि अगर उसने इस कैदी का खून कर दिया तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। एनडी डर जाता है और उसे बहुत समझाता है। एनडी के समझाने पर ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। न चाहते हुए भी ब्रुक्स को जेल से बाहर आना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद जब ब्रुक्स बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगने लगती है। 50 सालों बाद बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। जहाँ सडीडीडीए चाक पर पहले सिर्फ एक गाड़ी दिखती थी, अब वहाँ गादियों की भारी भीड़ लग चुकी होती है। कुछ दिन बीतने के बाद ब्रुक्स से सुपरमार्केट में काम करने लगता है। बाहर की दुनिया में ब्रुक्स का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसे हर वक्त बार बार जेल की याद आती है। वह किसी भी तरह वापस जेल में आना चाहता है। ब्रुक्स सोचता है कि वो बाहर कोई बड़ा जुर्म करे ताकि पुलिस उसे फिर से इस जेल में डाल दे, पर ब्रुक्स इस उम्र में अब कोई भी जुर्म नहीं करना चाहता था। इस भीड़ भाद और तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स खुद को ढाल नहीं पाता। अंत में ब्रुक्स अपनी जान दे देता है। मरने से पहले ब्रुक्स जेल में मौजूद अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है। खत जेल में पहुंचता है और उसे परास्ते हुए सभी कैदी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेल का वार एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम के तहत जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर दिहाती यानी मजदूरी कर जाती है भी बाहर काम करने के लिए तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि वे सब जेल से बाहर की दुनिया को फिर से जी कर देखना चाहते हैं। वार्डन इन कैदियों से बाहर मजदूरी करवाने लगता है और इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर दिहातीदारों की टीम को कहीं पर भी काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वार्डन उनका सारा काम आधी कीमत आप अपने कैदियों से करवा रहा होता है। क्योंकि कैदी कोई आम मजदूर नहीं है, वार्डन बिल्कुल मुफ्त में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। इसीलिए वार्डन का कमाया हुआ ये सारा पैसा काले धन का होता है, यानी ब्लैक मनी एंड D1 बैंकर है। और इसी वजह से एनडी वार्डन का सारा काला पैसा सफेद यानी व्हाइट मनी में बदलने का काम संभालता है। एनडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो हकीकत में कहीं होता ही नहीं। एनडी उस झूठे आदमी के बैंक खाते में सारा पैसा जमा करता रहता है। एनडी ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर कल को पुलिस को शक भी हो जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढते रहे जो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। अगले दिन जेल में एक टॉमी नाम का नया कैदी आता है। टॉमी बहुत जवान है और वो इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में सजा काट चुका है, क्योंकि टॉमी बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान है। उसकी बहुत जल्द जेल में कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाना खाते समय
टॉमी बाकी कैदियों को बताता है कि मैं कई वर्षों से चोरी करता आ रहा हूँ और इसी वजह से मैं अलग अलग जेलों में सजा काट चुका हूँ। इस बार भी उसी अपराध के कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ। टॉमी की बात सुनकर एंडी उसे कहता है कि बार बार चोरी करने के बाद पकड़े जाना यह दर्शाता है कि चोरी करना तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम मनी हाइस्ट जैसे प्रोफेशनल चोर नहीं बन सके। एंडी कहता है कि तुम्हें अब चोरी छोड़ दिया देनी चाहिए। एंडी की यह बात टॉमी को सही लगती है। टॉमी रेड के पास जाकर एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, फिर आखिर उसे जेल क्यों हुई। रेड टॉमी को बताता है कि एंडी पहले एक बड़ा बैंकर था। एंडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप साबित हुआ, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा मिली। ये सुनकर टॉमी गहरी सोच में डूब जाता है, मानो उसे कोई पुराना किस्सा याद आ गया हो। इसके बाद टॉमी तुरंत एंडी को अपने पास बुलाता है। एंडी और रेड दोनों उसके पास आते हैं। टॉमी उन्हें बताता है कि करीब 6 साल पहले मैं एक दूसरी जेल में था, जहां मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। उस कैदी ने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि एक रात वो चोरी के इरादे से एक घर में घुसा, लेकिन तभी घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। टॉमी आगे कहता है कि बाद में उस कैदी को पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी थे और वो महिला एक बड़े बैंकर की पत्नी थी। टॉमी कहता है कि कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने संदेह के आधार पर उसी बैंकर को इन दोनों हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये सब जानने के बाद एंडी को अपनी बेगुनाही का गवाह मिल जाता है। एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। वार्डन जानबूझकर एंडी की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि एंडी वही आदमी है जो उसके ब्लैक मनी को साफ यानी एक नंबर बनाता है और उसके हर सीक्रेट से वाकिफ है। वार्डन के दिमाग में साफ चलता है कि अगर एंडी यहाँ से निकल गया तो न सिर्फ उसकी इनकम बंद हो जाएगी बल्कि उसके सारे राज्य भी बाहर आ सकते हैं। वार्डन सीधे एंडी से कहता है, ये सब स्टोरी मुझे मत सुनाओ, ऐसी बातें मैं रोज सुनता हूँ। एंडी शांत रहते हुए उसे यकीन दिलाता है, अगर मैं बाहर भी गया ना तो तुम्हारे बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता, जिससे एंडी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगा है। उसके दिमाग में यही चलता है कि उसने इस आदमी के लिए कितना कुछ किया। गुस्से में एंडी चिल्ला पर डीडीएचता है। वार्डन तुरंत गार्ड्स को बुलवाकर उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी सेल में भिजवा देता है। फिर कुछ देर बाद वार्डन सीधे टॉमी के पास पहुंच जाता है और बिना घुमाए सीधा सवाल करता है, जो बातें तुमने एंडी को बताई थी वो सब सच है? टॉमी तुरंत जवाब देता है, हाँ एकदम सच है। वार्डन पूछता है, अगर तुम्हें कोर्ट में पूछा जाए तो क्या तुम वहाँ ये सब गवाही दोगे? टॉमी बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ मैं पूरी तरह रेडी हूँ। इतना सुनते ही वार्डन ऊपर डीडीएचए गार्ड हैडली की तरफ हल्का सा इशारा करता है और हैडली बंदूक से टॉमी पर लगातार गोलियां चला देता है। कुछ ही सेकंड में टॉमी का काम तमाम हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वार्डन काल कोठरी में एंडी के पास पहुंचा है और ठंडे लहजे में बोलता है, टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे शूट करना पड़ रहा। एंडी ये सुनते ही सब समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबलने लगता है और उसके दिमाग में साफ चलता है कि वार्डन कितना गिरा हुआ इंसान है। एंडी सीधे वार्डन से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वार्डन खतरनाक अंदाज में जवाब देता है, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल्प बना दूंगा। इतना कहकर वार्डन गार्ड से बोलता है, इसे 1 और महीने के लिए यही सॉलिटरी में रखो। काल कोठरी ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ अंधेरा, खामोशी और डर होता है और एंडी पहले ही वहाँ 1 महीना काट चुका होता है और अब उसे फिर से उतना ही वक्त गुजारना है। कुछ ही समय में पूरे जेल में यह बात फैल जाती है कि एंडी उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने किया ही नहीं। ज्यादातर कैदियों को उसके लिए बुरा लगने लगता है। 2 महीने काल कोठरी में काटने के बाद एंडी आखिर बाहर निकालता है। बाहर आते ही रेड उसके पास पहुंच जाता है। एंडी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी यहाँ से बाहर जा पाओगे? मुस्कान के साथ कहता है, हाँ लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि दिमाग ठीक से काम भी नहीं करेगा। एंडी थोड़ी देर रुककर बोलता है, मैं यहाँ से निकालकर मैक्सिको जाऊंगा। वहाँ समुंदर के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। लोग कहते हैं वहाँ पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है। एंडी की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। मैं वहाँ अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और बीच के पास अपनी नाव ठीक करूंगा। फिर एंडी धीरे से बोलता है, वहाँ मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो मेरे लिए बाहर ऐसी चीजें अरेंज कर सके। रेड समझ जाता है और कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल बना सकती है। फिर रेड एंडी को समझाता है, मैक्सिको का सफर बहुत दूर है। इतना बोलकर रेड मुड्डी कर जाने लगता है। तभी एंडी आवाज देता है, रेड 1 वादा करो, अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकले तो मेरा एक काम करोगे? रेड भी ना सोचे जवाब देता है, हाँ जरूर करूंगा। एंडी फिर उसे एक जगह के बारे में बताता है, जब तुम रिहा हो जाओ तो वहाँ जाना एक बड़ा सा मैदान है, उसके बीच में एक खूबसूरत पेडीएच खड्डा होगा। उसी पेडीएच के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी के लिए पूछा था। आगे एंडी समझाता है, उस पेडीएच के नीचे एक दीवार
दीवार है, उसमें तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा, उसके नीचे मैंने एन बॉक्स छुपा रखा है, जब तुम बाहर आओ तो जाकर देखना अंदर क्या है। इतना कहकर एंडी वहाँ से निकाल जाता है। के बाद एंडी सीधे वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ उसका सारा काम निपटाकर जरूरी कागजात एक खास तिजोरी में रख देता है। जैसे ही काम खत्म होता है, वार्डन अपने कप DDDHA उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इनको प्रेस करवा देना और जूते ऐसे चमकने चाहिए जैसे शीशा। काम खत्म करके एंडी वापस अपनी कोठरी में लौट आता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। उधर दूसरी तरफ रेड एंडी की वजह से पूरी रात बेचैन रहता है, क्योंकि रेड को लगता है काल कोठरी की सजा के बाद एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कहीं एंडी अपने आप को मार न ले या कोई और गलत कदम न उठा ले। इसी टेंशन में रेड की रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी कोठरियों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कैदी बाहर निकालते हैं, लेकिन एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलता। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि कोई कैदी सुबह बाहर नहीं निकाला। रेड बेचैन हो जाता है। रेड के मन में डर बैठ जाता है, कहीं एंडी ने खुद को खत्म तो नहीं कर लिया। तभी एक अधिकारी गुस्से में वहाँ पहुँचता है और सीधे कोठरी के अंदर झांकता है। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। बिस्तर पूरी तरह खाली और कोठरी के अंदर कोई नहीं होता। एंडी वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुका होता है। सीन बदलता है। वार्डन अपने कमरे में जूते पहनने के लिए वह शू बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर उसके चमकते जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने और गंदे जूते पडड्ढे होते हैं। दूसरी तरफ पूरे जेल में तेज सायरन गूंज उठता है। ये साफ इशारा होता है कि कोई कैदी भाग गया है। सायरन सुनते ही वार्डन भागता हुआ सीधे एंडी की कोठरी तक पहुंचता है। अंदर जाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ एंडी का कोई निशान नहीं मिलता। वार्डन अधिकारी से कहता है, जाओ रेड को लेकर आओ। वह हमेशा उसके साथ रहता है। तभी रेड को लाया जाता है। वार्डन उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड शांत होकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही वार्डन का गुस्सा भड़क उठता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्या वह कोई भूत है जो एक ही रात में यहाँ से गायब हो गया, जबकि सारे ताले भी लगे होते हैं। वार्डन हड्डित बद्दाहट में जमीन से पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से गार्ड्स और रेड की तरफ फेंकने लगता है। गुस्से में एक पत्थर दीवार पर लगे रीटा हेवर्थ के बड्ढे पोस्टर पर दे मारता है। पत्थर पोस्टर से टकराकर नीचे नहीं गिरता, बल्कि उसे चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। यह देखकर वार्डन तुरंत फटे हिस्से में हाथ डाल देता है, फिर पूरा पोस्टर खींचकर फाड़ देता और सामने का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि दीवार के अंदर एक लंबी और गहरी सुरंग बनी होती है। इतनी मोटी और मजबूत जेल की दीवार में बिना किसी मशीन के ऐसा टनल बनाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन एंडी ने ये कर दिखाया और उसी रास्ते से भाग निकला। तुरंत सारे अधिकारी बाहर उस जगह की तरफ दौड़ते हैं जहां ऐसी एंडी बाहर निकाला होता है।